तालियों से स्वागत करें। उत्तराखंड से, देहरादून से देखिए आज यात्रा निकाली और अभी चल कर आए हमारे लिए। धामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 नेटवर्क के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धामी जी, हमने जो आपका सेशन रखा है उसमें हमारा जो नाम है, एक देश एक विधान एक हिंदुस्तान, आपने वो अलग उत्तराखंड से जगा दी है जो अभी, तो सही है ना ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा नाम रखा है आपने। एक देश एक विधान नया हिंदुस्तान। जी, नया हिंदुस्तान। जी बिल्कुल, उसी तरफ हम लोग सब बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर तरफ ऐसे ही बढ़ रहा है और नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं। और 2014 के बाद हर तरीके से जो देश बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा करता था, वो सारे काम पिछले 10-11 सालों में तेज़ी से आगे बढ़े हैं। उनमें डिसीजन हुए हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 ख़त्म होना हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना हो, 3 तलाक का कानून हो, CAA का कानून हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो। पूरी दुनिया के अंदर भारत को वैश्विक रूप से पहचान ज़्यादा स्थापित होनी हो, या मैं कहूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में देश की आज़ादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता लागू करने का कानून देवभूमि में उत्तराखंड में लागू होना हो। ऐसे अनेक काम हमें गिनाऊंगा तो आप कम बोल पाएंगे थोड़ा। नहीं, आपने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। बीजेपी के एजेंडे में लंबे समय से है समान नागरिक संहिता। अब दूसरे राज्य भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक समय तो लगा था धामी जी कि ये पूरे देश में एक साथ आ जाएगा, लेकिन अब आपने लागू किया, दूसरे राज्य इस पर अब काम कर रहे हैं। तो इसका रोड मैप क्या है कि ये एक एक राज्य में आएगा या अखिल भारतीय स्तर पर भी कुछ कानून आएगा? देखिए, मैं उत्तराखंड की बात बताऊं आपको तो 2022 का आम चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हुआ और उस चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक वचन हमने उनके सामने रखा, एक संकल्प रखा कि नई सरकार गठित होगी तो हम सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी इस आम चुनाव में राज्य बनने के बाद एक जो मिथक था वहाँ पर, हर 5 साल में सरकार बदलती थी। चुनाव होगा और उस चुनाव के बाद जो सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। लगातार ये 4 बार से ये क्रम चल रहा था। जी, पहली बार उत्तराखंड की जनता ने ये परिपाटी बदली, ये मिथक तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारी ही सरकार को प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास बना दिया और दोबारा से सरकार में लाकर ये काम करने का अवसर हमको प्रदान किया। और हमने जो वचन जनता के समक्ष रखा था वो वचन हमने निभाया। अगर मैं वायदे की बात करूं तो हमने अपना कहा हुआ वायदा भी पूरा किया, यानी जो हम कहते हैं वो करते हैं। इस वर्ष जनवरी माह 27 से उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां रहने वाले किसी भी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए देवभूमि में UCC का कानून लागू हो गया है। क्या बात है। लेकिन आप इसके बाद आपको एक नया नाम भी दे दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी अब हिंदू हृदय सम्राट हो गए। अच्छा लगता है सुनकर जब आप कोई लोग कहते हैं तो? देखिए, मैं एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे एक काम दिया और मुझे संतोष है कि जो भी मेरी पार्टी मुझको काम देती है, मैं कभी नाम के चक्कर में नहीं पड़ा। और कई बार मुझे लोग पूछते हैं, एक अगला प्रश्न भी पूछते हैं कि आप एक बार नहीं दूसरी बार भी चीफ मिनिस्टर बन गए, अब आगे क्या बनना चाहते हैं? तो मैं कभी नाम के चक्कर में भी नहीं पड़ता हूँ
और कभी आगे क्या होगा ये भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से, मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ, सेना के साथ मेरा लालन पालन हुआ, बड़ा हुआ, बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियाँ हमने देखी। बस हाँ, जीवन में एक चीज़ जरूर मैं सोचता था हमेशा कि जो भी करना है कुछ बनने के लिए नहीं करना है, कुछ करने के लिए और कुछ करके दिखाने के लिए करना है। क्या बात है, तालियां हो जाए भाई एक बार। और नहीं, आपने करके दिखाया है, यूसीसी लागू करके दिखाया है। लेकिन जब मैंने कहा कि लोग आपकी तारीफ करने लग गए हैं, आपको हिंदू हृदय सम्राट कहने लग गए हैं, तो एक वर्ग है जो आपसे नाराज भी हो गया है। और वो वर्ग मुस्लिम वर्ग है। वो ये कह रहा है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है इस कानून के तहत, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, हम नहीं मानेंगे हम इस यूसीसी को। वो अभी भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, यूसीसी भारत की संविधान में जो प्रावधान किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। जो लोग ऐसी बात करते हैं कि हम यूसीसी को नहीं मानेंगे, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, यहाँ की व्यवस्था को नहीं मानेंगे, यहाँ के कानून को नहीं मानेंगे, तो वो कौन लोग हो सकते हैं? वो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, वो संविधान विरोधी लोग हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर और जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उनको न मानने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी के साथ तुष्टीकरण की बात नहीं की है। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक मंत्र लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड की मैं बात करूं तो हमने यूसीसी का कानून लागू किया, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, आपने देखा होगा। इससे आगे मैं कहूं कि आप कहेंगे कि आपने इतनी मजारें हटा दी, इतने आपने मदरसे सील कर दिए, तो मैं ये अभी सब आता इस सवाल पे। अब करते मैंने, आप देखिए, मुझे पता था कि आप करेंगे मैं वहीं आ गया हूँ। जी जी। वैसे आपने कुछ नया सोचा है तो वो बताइए, मैं नहीं, उसका मैं भी आता, आप जवाब बताइए, देता आप हूँ। अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि आपने संविधान की बात की है तो संविधान के हिसाब से भी उनका तर्क है। देखिए, आपने मुस्लिम को तो इसमें शामिल किया है, लेकिन आदिवासियों को आपने छूट दे दी है। वो ये तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों को आपने इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन इसी संविधान की धारा 25 और 26 के तहत मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा सकती? आदिवासी बाहर हैं, मुस्लिम अंदर हैं, ऐसा भेदभाव क्यों? आदिवासी और जनजातियों के लिए भारत के संविधान में ही विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, इसका प्रावधान किया हुआ है, क्योंकि उनका रहन सहन है, बहुत सालों से तमाम तरीके से उनके अपने कस्टम्स हैं, और भारत के संविधान में जो प्रावधान किया गया हमने उसी को आगे बढ़ाया है। और मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जब हम ये हमारी जो समिति, आपको पता ही है, रंजना प्रकाश देसाई जी की, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने 2,36,000 लोगों से संपर्क किया। आप ये सोच लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या है, 2,36,000 लोगों ने। और हमने सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से बात करी, उस समिति ने, ड्राफ्ट बनने वाली कमेटी ने, धार्मिक संगठनों के लोगों से बात करी, विभिन्न अलग अलग समुदाय के लोगों से बात करी, छोटे छोटे उन्होंने ऐसे संवाद के कार्यक्रम किए। सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट बनाया गया, और उसमें जो हमारे आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि वैसे हम अब चूँकि हमारे कस्टम पहले से काफ़ी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, हमको इसमें शामिल कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको कुछ समय दे दीजिए। और चूँकि देवभूमि उत्तराखंड में देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा था उस समय, जहाँ समान नागरिक संहिता की गंगोत्री यहाँ से निकलनी थी। इसलिए जो भी हमने प्रावधान किए हैं, चूँकि ये गंगोत्री अब उत्तराखंड से निकली है, जैसे माँ गंगा देवभूमि से ही निकलती है, गोमुख से निकलती है और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, वैसे ही आने वाले समय में समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री भी सभी राज्यों को लाभ देगी। इसलिए हमने इस प्रकार के प्रावधान किए हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी, और हमने कहा कि हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मतलब आगे चल के इसमें बदलाव हो सकते हैं, आदिवासी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं समान कैसे हुआ ये। अरे देश के अंदर देखिए, जैसी जैसी आवश्यकताएं होती हैं वैसे वैसे कानून बनते गए हैं, वैसे वैसे निर्णय लेते गए हैं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कालखंड में
अनेक ऐसे कानून थे जिनकी आवश्यकताएं नहीं थी, जिनके कारण से जटिलताएं हो रही थी, समस्याएं पैदा हो रही थी, सरलीकरण चीजों का नहीं हो रहा था, वो सारा का सारा खत्म किए गए हैं। बड़ी संख्या है, 1000 से भी ज्यादा वो है। अच्छा, हालांकि इसके बाद आप मदरसों से बड़े नाराज हो गए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। 150 के करीब मदरसे आपने सील कर दिए। नहीं देखिए, मतलब कोई नाराजगी है क्या? बिल्कुल कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है, लेकिन देश का कानून सबके लिए लागू होगा। बिल्कुल होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, थोड़ा मैं आप सबका भी ध्यान खींचना चाहता हूँ। इधर भी बच्चे जो लोग हैं, आप लोग मानते हैं ना कि देश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए? तो अगर होना चाहिए तो थोड़ा जोर से बोलिए, बच्चे भी हैं हमारे, बड़े नौजवान लोग। होना चाहिए तो ये हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं और सबको कानून से जीने की आदत हो, हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। अब मदरसे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कह रहे हैं कि हम मदरसा चला रहे हैं, चला कुछ और रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे जो बच्चे उसमें आए हैं या जो भी लोग उसके अंदर निवास कर रहे हैं या वो पढ़ाई के नाम पर आए हुए हैं, तालीम के नाम पर आए हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई रोहिंग्या है, कोई अपराधी किस्म का है, तमाम ऐसी रिपोर्टें आई। हमने कहा कि नहीं भाई, बच्चों को, चाहे बच्चा देखे किसी भी वर्ग का हो, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, हम मानते हैं और हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे मदरसे भी हैं। आपके यहाँ रिपोर्ट भी चली थी TV9 में एक मदरसों को लेकर जी, एक मॉडर्न मदरसे। जी जी, वो देहरादून का ही था, आपको ध्यान होगा जी। तो हम तो इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले उनको, अच्छे संस्कार मिलें और उनको पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है? जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ मिली हैं उन गड़बड़ियों को ठीक कर रहे हैं। कानून से जीने की सबकी आदत हो, ऐसी व्यवस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, हरीश रावत ये कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कि ईद तक रुक जाइए, ईद के बाद कर लीजिएगा। नहीं, और मोदी जी भी सौगातें मोदी तो बांट ही रहे हैं ईद तक। नहीं, वो देखिए, वो कोई विषय नहीं है। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हम सबको लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम विश्वास रखने वाले हैं, उसमें हम कहीं ऐसा नहीं है कि लेकिन हमने पहले से सबको नोटिस दिया हुआ है, सबकी जो है वेरिफिकेशन करवाई है, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं कि जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हमने कहीं भी जोर जबरदस्ती, देखिए क्या आपने उन मदरसों में पाया जो उनको सील कर दिया? मतलब कुछ तो डिटेल में बता सकते हैं? नहीं, बहुत सी चीज़ें असंदिग्ध पाई गई, जहाँ पर कहा कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है। उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है ठीक प्रकार से। जो लोग उसमें पढ़ने के लिए आए हैं वो कोई अपनी पहचान छुपा कर वहाँ पर आए हुए। तो अच्छे मदरसे बने, अच्छे पढ़ाई के संस्थान बने और हमने कहा जो बंद हो रहे हैं उन बच्चों को भी खाली नहीं छोड़ेंगे। सरकारी स्कूलों में सबका दाखिला होगा, सब अच्छी पढ़ाई करेंगे। हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव क्यों करेंगे? किसी वर्ग के आधार पर भेदभाव करने वाले नहीं हैं हम तो सबका, मैंने पहले ही कहा कि दरगाहों और मज़ारों पर ही बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं देखिए, ये अतिक्रमण ये बहुत बड़ी समस्या है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जगह पर मज़ारें बना दी गई। मज़ारें नहीं थी, कहीं पर हरी चादर, नीली चादर, कहीं पीली चादर, ऐसे सरकारी ज़मीनों पर जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे निर्माण कर दिए और जगह जो है अतिक्रमणित कर ली। हमने जब उन ज़मीनों के बारे में पता किया तो सारी सरकारी ज़मीनें थी। सबको नोटिस दिए गए। जिस विभाग की ज़मीन थी उस विभाग ने उनको नोटिस दिया कि आप ये ज़मीन खाली कर दीजिए, सरकारी ज़मीनें, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों ने खुद ही खाली करा और जब अतिक्रमण हटाया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी, ये संख्या हमारी 600 से भी ज़्यादा पहुंच गई। 600 स्थानों पर हटाई गई, 6000 एकड़ के लगभग ज़मीन खाली हो गई। एक स्थान पर भी कोई अवशेष नहीं मिला, कहीं पर कुछ नहीं था, जिस कारण से मज़ारें बनाई जाती हैं, आप जानते होंगे। तो कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला नीचे, वो केवल और केवल अतिक्रमण था। और कौन नहीं चाहेगा कि अतिक्रमण हटाया जाए? और बाकी फिर लोग कहते हैं कि जी आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि एक वर्ग के लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं, उनकी मांग, उनका कहना है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, बहुत भाईचारे के साथ रहने वाले हैं। कभी आपने मेरे अंदर उग्रता देखी कुछ?
आपको कहीं पर दिखाई दिया आप कि तो मैं शांति कभी, से सारे काम किए जा रहे हैं। मैं उस राज्य का मुख्य सेवक हूं, जैसी देवभूमि का स्वरूप है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। वहां की जो संस्कृति है, आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं, बहुत लोगों में आपस में बहुत प्रेम प्यार है, बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं। ये हमारे यहाँ का कोई ऐसा शांति से मदरसे सील कर दिए, शांति से मजारे हटा दी, शांति से यूसीसी लागू कर दिया, बड़ी शांति से सारा पूरा हिंदुत्व का एजेंडा लागू करते हो धामी जी। जो भी काम किया है हमने सब संविधान के अनुरूप किया है, व्यवस्था के अनुरूप किया है, कानून के अनुरूप किया है। इसलिए सब लोग देखे, आपको तो देवभूमि उत्तराखंड की प्रशंसा करनी चाहिए कि देवभूमि में रहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति, कोई किसी जाति का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, हर एक कानून मान रहा है। एक आदर्श स्थिति में देवभूमि उत्तराखंड जा रहा है। धामी जी, आपने कहा कि वो अवैध मजारे थी, अतिक्रमण थी, इसलिए हटा दी। लेकिन देश में अभी पिछले दिनों एक बहस हुई औरंगजेब की कब्र को लेकर। कुछ हिंदूवादी दल हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, वो ये चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को भी इस देश में नहीं होना चाहिए। आप सहमत हैं उनसे? देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जिन्होंने देश के अंदर औरंगजेब जजिया कर लगाया, धर्मांतरण करवाया, मतांतरण करवाया, वो किसी भी कीमत पर हमारे आदर्श नहीं हो सकते। और देखिए, देश की आज़ादी का आंदोलन था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम बहुत सारे आंदोलनकारी, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन नायकों का हम जो है जिक्र करते हैं। अगर बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, ये सब भी किसी न किसी बड़े आंदोलन उन्होंने करके जो है एक बड़ी व्यवस्था को, जो खराब व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के लिए संघर्ष किया। आखिर किसके लिए किया उन्होंने? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। और नहीं, औरंगजेब नायक न सही, इतिहास का तो हिस्सा है इस देश का। नहीं, इतिहास देखिए, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कौन सा इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए? देश की आज़ादी में जिन लोगों ने योगदान दिया, बहुत सारे लोग, उनका नाम ही नहीं था इतिहास में। हम वीर बाल दिवस मनाने लगे, किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया। देश की आज़ादी का इतना बड़ा कालखंड बीत गया, जिन छोटे छोटे बच्चों को, जोरावर और फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको जो है दीवारों में जिंदा जीते जी चिनवा दिया गया, लेकिन उनका इतिहास देश दुनिया को बताया नहीं गया। आखिर क्यों? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे होंगे। ये प्रश्न चिन्ह पूरे देश का है, ये प्रश्न पूरे देश का है कि आखिर ये बात आज क्यों हुई। ये सब जो है वीर बाल दिवस, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का इतिहास पहले क्यों नहीं बताया गया? नहीं, पहले भी बताया गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका मत क्या है, क्या होना चाहिए इसमें उनकी मांग पर? अरे, इतनी देर में मैंने मत बता दिया आपको। होली पे अभी एक नया विवाद आ गया। होली के पर मस्जिदें ढक दी गई, नमाज के लिए कहा गया सड़क पे मत पढ़ो, छत पर भी ना पढ़ो, जबकि लोग, सामने वाला वर्ग कह रहा है कि आप सड़क पे होली खेल सकते हैं और हमें नमाज छत पर भी नहीं पढ़ने देना चाहते। नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हमने सभी से कहा था कि अपने अपने त्यौहार मनाइए। त्यौहार मनाने से दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, दूसरों को परेशानी ना हो। आप अपना त्यौहार मना रहे हैं, अपना मनाइए। आपको अच्छा काम करना करिए जी, लेकिन आपके काम करने से दूसरे को परेशानी हो जाए तो अच्छा काम नहीं होगा ना। तो इस दूसरों की सुविधा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार सड़कों पर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं, उसकी वजह से लोगों का यातायात अव्यवस्थित हो जाता है। तमाम लोगों को किसी इमरजेंसी में जाना होता है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कानून की बात जो मैं अभी कर रहा था, सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। देश में जो व्यवस्था आगे बढ़ी है, उस व्यवस्था में सबको सहयोग करना चाहिए, मैं इतना ही मानता हूँ। नहीं, लेकिन आपने कहा उत्तराखंड में ऐसा नहीं था, लेकिन देश में आप उत्तराखंड से ज़्यादा दूर नहीं है, संभल, वहाँ तो हुआ ऐसा। पहले बात आई कि होली एक दिन आती है साल में, जुमा 12 दिन आता है। संभल में बहुत सालों तक नहीं मनाई जाती रही होली, और ऐसे स्थान और भी स्थानों पर हैं देश में जहाँ पर इस प्रकार के प्रकरण सामने आए हैं।
तो अब देश की आज़ादी के बाद और प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सब जगह नया नया इतिहास बन रहा है, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, जो चीज़ें दबी हुई हैं वो आगे आ रही हैं, विस्तार ले रहा है देश। तो मतलब आप इस बयान को सही मानते हैं कि अगर होली की गुजिया ईद की सवई खिलानी है तो होली की गुजिया भी खानी होगी? इन बयानों का समर्थन करते हैं जो ऐसे बयान आते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अपने अपने सभी को त्यौहार मनाने हैं, जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे मनाना चाहिए, लेकिन दूसरे को परेशानी ना हो। अच्छी बात है। आपकी सरकार के 3 साल पूरे हो गए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल की उपलब्धि क्या रही धामी जी, और कुछ ऐसा जो आप अगले 2 सालों में करना चाहते हैं चुनाव में जाने से पहले कि ये काम मैं जरूर करके जाऊंगा? 3 सालों में देखिए, एक तो हमारी पार्टी जब भी चुनाव में जाती है तो चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन जिन राज्यों में भी देश में भी हम चुनाव में गए हैं तो हम पहले दृष्टि पत्र अपना लाते हैं, और उस दृष्टि पत्र के आधार पर जब सरकार बन जाती तो हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। 3 साल में हमने जो दृष्टि पत्र देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस दृष्टि पत्र का 70% भाग हमने पूरा कर लिया है, और बचा हुआ 30% है, उसको हम आने वाले चुनाव से पहले उसको भी पूरा कर लेंगे। और अनेक नवाचार भी हमने वहाँ पर किए हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से विशेष लगाव है। उसके कारण से आज हम देखें तो तेज़ी से 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है। आने वाले समय में आप देहरादून जाएंगे ना यहाँ से जी, तो आप जो है हवाई जहाज़ से नहीं जाएंगे, और मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ टाइम के बाद दिल्ली देहरादून की टिकट लेने वालों की संख्या नाम मात्र की रह जाएगी। क्या बात है, तालियां। क्योंकि अभी आप टिकट लेके फ्लाइट से जाते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले घर से निकलना होता होगा। 2 घंटा तो होता ही है, बिल्कुल, ज़्यादा भी हो जाता है कई बार। 2 घंटा कम से कम, और 1 घंटा मिला के फ्लाइट में मान लीजिए आप, कितने हो गए? 3 घंटे। जी, फिर आधा घंटा आपको वहाँ से बाहर निकलेंगे आप, कितना हो गया? 3.5 घंटा। 3.5। और 1 घंटा कम से कम आपको जो है, जहाँ आपका गंतव्य होगा देहरादून में कहीं भी, तो 1 घंटे से कम वो भी नहीं लगेगा। कोई 40-45 मिनट का रास्ता है, लेकिन कभी रोडों पर ज़्यादा लोग होते हैं आने जाने वाले, तो 4.5 घंटे का समय लगेगा। और आप रोड से जाएंगे तो मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अच्छा है, अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे। आप 3 साल की बता रहे थे, 3 साल की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और मैं उसको, अब चूंकि मेरे को भी एक विंटर गेम्स भी कराया आपने? हैं? विंटर गेम्स भी कराया आपने? नहीं, विंटर गेम्स तो हमारे यहाँ एक अलग है, लेकिन नेशनल गेम्स जी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार देवभूमि उत्तराखंड को उसकी मेजबानी का अवसर मिला, और 11 स्थानों पर इस राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ हमारे यहाँ, अलग अलग शहरों में हुआ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इससे पहले के जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए उसमें कोई ना कोई प्रतियोगिता ऐसी थी जिसका कोई ना कोई इवेंट्स, कोई ना कोई खेल प्रतियोगिता यहाँ दिल्ली में होती थी, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, किसी की साइकिलिंग के लिए नहीं होता था, किसी का किसी और के लिए नहीं होता था। उत्तराखंड में हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और सारे के सारे जितने भी इवेंट्स थे वो सारे उत्तराखंड में ही आयोजित हुए। प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया और गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया। एक अच्छा आयोजन जिसकी सभी जो खेल संघों से जुड़े हुए थे, खेल प्रेमी थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का पूरे देश दुनिया को बताया। और हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में भी पूरे राष्ट्रीय खेलों का उल्लेख किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको एक तो खेल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर दिया, और उसके बाद हमारा प्रोत्साहन भी किया। और इसके अतिरिक्त मैं कहूँ तो G20 के भी हमको
3 इवेंट्स, 3 बैठकें G20 की हमने देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित की जी और अलग अलग स्थानों पर ये हमारे कार्यक्रम आयोजित हुए। जी दुनिया के जितने हमारे डेलीगेट्स वहाँ आए थे, वो इतने प्रसन्न हुए जाने के बाद, जब उन्होंने वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को देखा, अनेक हमारे ऐसे स्थान देखे जहाँ पर लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, अति देखने लायक और आध्यात्मिक ऊर्जा की उनको प्राप्ति हुई, एक नई ऊर्जा लेकर गए और वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरे देश, दुनिया जिस देश के आए थे उस देश में उन्होंने देवभूमि का उल्लेख किया। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, उसमें भी दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों के लोगों ने आकर निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारा 3,55,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ, जिसमें से 80,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर हमारा काम शुरू हो गया। जी। और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में एम्स संचालित हो रहा है जी। एक नया एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमको प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को सौगात दी और किच्छा में सैटेलाइट सेंटर का काम तेज़ी से चल रहा है। हमारा देहरादून का एयरपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो तो शानदार बन गया। पूरे देश के लिए 40 से भी अधिक प्रमुख शहरों के लिए रोज़ उड़ानें हो रही हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। नहीं, लेकिन कई सारे आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, वो कहीं एक बड़ी चुनौती और ना खड़ी कर दें, क्योंकि एक चुनौती अभी भी आपके लिए बनी हुई है। कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, और पानी तो खैर आप नहीं रोक सकते, लेकिन जवानी तो आप रोक सकते हैं। आपके यहाँ पलायन आयोग की एक रिपोर्ट है जो कि 2018 से 2022 के बीच कहती है 3,35,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर गए, जो कि 83,000 लोग सालाना बैठती है। पलायन बड़ी समस्या बनी हुई है और करीब 1700 से ज़्यादा गांव हैं जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं उत्तराखंड में। तो ये रोडें, ये एयरपोर्ट, इनसे लोग ज़्यादा इनका इस्तेमाल करके पलायन तो नहीं कर रहे। ये जो आपके पास रिपोर्ट है, ये पहले की रिपोर्ट है और कोरोना जो विश्वव्यापी जो महामारी आई, उस महामारी के बाद अनेक लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। उनकी अनेक सक्सेस स्टोरियां हैं और उसके कारण से अब हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे ऐसे विलेज जहाँ से लोग बिल्कुल पहले से जा चुके हैं, वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं को हम दें, ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करें, वहाँ शिक्षा का इंतज़ाम करें, चिकित्सा का इंतज़ाम करें, लोगों को उनके रोज़गार की व्यवस्था करें। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। और जो कहा आपने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी उत्तराखंड के भी काम आ रहा है। अब हम अनेक हाइड्रो परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और अभी जो प्रयागराज में कुंभ संपन्न हुआ, जी, उस कुंभ को संपन्न करवाने में कुछ योगदान देवभूमि उत्तराखंड का भी है। जैसे हमारा टेहरी डैम, वहाँ से प्रत्येक दिन 200 क्यूसेक जल माँ गंगा में छोड़ा जाता था, जिसके कारण से देश दुनिया के लोगों ने बड़ी आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई। अगर वो डैम नहीं होता तो आप सोचिए, अगर वहाँ पानी कम होता तो क्या थोड़ी बहुत न्यूनता रहती, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से, बड़े संपन्नता से मैं कहूँ, लोगों के मन को आह्लादित करता हुआ, सबको प्रसन्न करता हुआ, सबके मन को शांति देता हुआ, एक नई ऊर्जा देकर संपन्न हुआ। तो उसमें योगदान था। तो पहाड़ का पानी पहाड़ के भी काम आ रहा है और देश के भी काम आ रहा है। नहीं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, हमारे यहाँ का युवा, देखिए आज सेना में जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जितना उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के अंदर निवास करते हैं, उससे कहीं, मतलब उससे कम लोग देश के अंदर निवास नहीं करते हैं। देश के ऐसे अनेक शहर हैं जहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के रहने वालों की संख्या है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको उत्तराखंड का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आपको मिलेगा। और मैं तो कई जगह बात करते करते पहचान जाता हूँ, देखते ही कि हमारे उत्तराखंड के। मैं पूछता हूँ भाई कहाँ के हैं, तो उसमें से 1 2 3 4 खड़े होंगे तो 1 2 उत्तराखंड का निकल जाएगा। तो देश के भी काम आ रहे हैं,
देश की जो सेना है, आज डिफेंस में हर देश के अंदर, देश की सीमाओं पर, देश की सुरक्षा में लगा हुआ हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। क्या बात। नहीं, हमें फक्र है उन सैनिकों पर जो उत्तराखंड से गए हैं और सेना में भर्ती हुए हैं, वाकई देश सेवा कर रहे हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन चारधाम यात्रा पर इस बार आप सख्त हो गए हैं धामी जी। आपने कह दिया इस बार कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा, ऐसा क्यों? देखिए, चारधाम यात्रा बहुत ही आस्था और श्रद्धा की यात्रा है और वो व्यवस्थित रहनी चाहिए। जो आम तीर्थ यात्री आता है, श्रद्धालु आता है, हमें उसकी सुरक्षा का भी प्रबंध करना है। उसकी सुरक्षा के साथ साथ उसकी सुगमता, उसके लिए रील बनाने आसानी। वालों को भी बैन कर दिया केदारनाथ में कि रील नहीं बना सकते। अब उनका धंधा कैसे चलेगा फिर? रील आप देश के किसी बड़े धाम की आपने कहीं देखा आपने कहीं रील बनते हुए? वहाँ कंप्लीट बैन है, मतलब कोई फोटो भी नहीं खींच सकता। देखिए, 2-4 लोगों के कारण से अव्यवस्था हो, मैं समझता हूँ कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या है कि 2-4 लोग रील बनाते हैं, उसके कारण से एक संदेश गलत जाता है, लोगों को परेशानी होती है, अव्यवस्था फैलती है। ये व्यवस्था की दृष्टि से की है, क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय हमारा, जो भी तीर्थयात्री चारधाम में आ रहा है, किसी भी हमारे देव स्थान पर आ रहा है, उसकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। उसको सुरक्षा देना, उसको परेशानी ना हो, वो एक यात्रा में आया तो एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। तो सरकार उसी दिशा में काम कर रही है और हम जो भी यात्रा का प्रबंध करते हैं या यात्रा के लिए जो भी हम नियम बना रहे हैं, यात्रा के भी अपने नियम हैं जी। पहले के समय से यात्रा के नियम हैं जी। यात्रा में हमको कैसे कैसे आचरण करना है, कैसे कैसे नियम संयम से रहना है, सफाई से रहना है, ज़्यादा हमको जो है लोगों को परेशानी ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो उन नियमों का हमको पालन भी करना है। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था की है और चारधाम यात्री हर साल बढ़ रहे हैं, संख्या बड़ी हो रही है जी। और पिछले वर्ष तो आप समझ लीजिए कि 35 दिन तक यात्रा चली नहीं हमारी। जी जी। उसके बावजूद भी 46 लाख से ज़्यादा लोगों ने, तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक नहीं, जी जी, कंप्लीट एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। अब मेरे को लगता है समापन की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो इस बार हमने क्या करा है कि पहले अभी तक चारधाम यात्रा ये 6 माह चलती है जी। 6 माह कपाट बंद हो जाते हैं और इस वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है। क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार। एक नया ये शुरू कर दिया है और इस शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारा प्रोत्साहन करने के लिए देश दुनिया का ध्यान इस शीतकालीन यात्रा में भी जाएगी। अब शीतकालीन यात्रा क्या है जी? शीतकालीन यात्रा है कि जब धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, शीतकाल आता है तो बंद हो जाते हैं, 6 महीने खुले होते हैं, 6 महीने बाद वो बंद हो जाते हैं। तो जैसे हमारा भगवान बद्री विशाल का पांडुकेश्वर में, जोशीमठ में, वहाँ दर्शन होते हैं शीतकाल में 6 महीने। बाबा केदार की डोली जो है उखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में आ जाती है, 6 महीने भगवान की यहाँ पूजा होती है। इसी प्रकार यमुना जी का, यमुनोत्री धाम का खरसाली में होती है और माँ गंगा का 6 महीने उनकी गद्दी मुखवा हरसिल में, जिसको गंगा जी का मायका कहते हैं, जहाँ अभी प्रधानमंत्री जी का जहाँ वो आए थे दर्शन के लिए, पूजन के लिए और शीतकालीन यात्रा के जी जी मैं हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, पूरे देश दुनिया को उस यात्रा के बारे में बताने के लिए। तो इन स्थानों पर भी 6 माह यात्रा चलेगी अब आने वाले समय में। यानी कि अब 6 माह जो लोग हमारे व्यापारी हैं, आने वाले लोग हैं, एक तो उनका काम चलेगा, बहुत अच्छी अनवरत रूप से चलेगा। दूसरा, शीतकाल में जब पूरे देश के अंदर बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सर्दियों के मौसम में कोहरा छाने लगता है, बादल लगे होते हैं, महीने महीने तक भगवान सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसे समय में आप देवभूमि उत्तराखंड आएंगे तो आपको बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ मिलेंगी, शानदार आपको धूप के दर्शन होंगे, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार घाम तापो पर्यटन, घाम जानते हैं,
जी, घाम धूप हाँ धूप। मालूम है सर। धूप और ताप मैं वहाँ। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो जरूर आपकी इस बात से खुश हुए होंगे और जरूर प्लान बनाएंगे इसको लेकर। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। समय का अभाव है धामी जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे साथ जी, जी, जुड़ने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। देखिए धामी जी का एक बार स्वागत कीजिए फिर से जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया धामी जी।